हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज जो है आप लोगों को मालूम है कि अभी इग्नू का एग्ज़ाम होने वाला है। जो बीएजी है, बीए जनरल, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें जो बीएचडी जो विषय कोड है, उसमें जो पहला चैप्टर है उसमें जो मतलब दो भाग है, खंड एक और खंड दो है। उसमें भी जो खंड एक में जो पहला भाग है वो प्रेमचंद के जीवन परिचय से शुरुआत होती है। तो अगर कोई तैयारी कर रहा है तो आप जरूर, अगर आप पढ़ना नहीं चाह रहे तो इसे अपने कान के पास लगाइए, मोबाइल को अपने पास रखिए, ऑडियो चालू करिए और फटाफट आप चीज़ों को सुनते रहिए और आपको चीज़ें याद होती रहेंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होंगी। तो चलिए बिना ज़्यादा देरी किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। कि प्रेमचंद का जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लमही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वो मुंशी अजायब लाल और माता का नाम आनंदी देवी था। इनके पिता डाक खाने में मुंशी थे, शायद इसी कारण प्रेमचंद को भी मुंशी प्रेमचंद लिखने की परंपरा रही। इनका बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये आपको चीज़ें पूछी जाती थी कि इसका इनके बचपन का नाम क्या था, तो धनपत राय श्रीवास्तव था। और स्कूल में इनका यही नाम लिखवाया गया था। साहित्य लेखन के लिए इन्होंने नवाब राय का नाम तय किया और इसी नाम से उन्होंने उर्दू में कहानियां लिखना आरंभ किया था। 8 वर्ष की आयु में इनकी माता का क्या हो गया, देहावसान हो गया। और बाद में इनके पिता ने दूसरा विवाह किया और इस बी माता से प्रेमचंद की क्या रहती है, हमेशा अनबन रहती है, यानी कि इनसे बनती नहीं। जो इनकी सौतेली माता थी उनसे इनका बनता नहीं था, जिसका उल्लेख उन्होंने किया है। और इसके बाद प्रेमचंद का भी विवाह हो जाता है और पत्नी से भी प्रेमचंद की ज्यादा पटती नहीं है। और कहते हैं कि बी माता और उनकी पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे और इस गृह कलेश तथा अन्य कारणों से प्रेमचंद ने उन्हें क्या किया, त्याग दिया। और उनकी पत्नी बहुत दिनों तक अपने भाइयों के पास ही रही और प्रेमचंद ने पुनः क्या किया, दूसरा शादी इन्होंने कर लिया। तो इस बार उन्होंने जो बाल विधवा थी, यानी कि बाल विधवा शिवरानी देवी से क्या किया था, विवाह किया था, जो जीवन भर उनके साथ रही। और इस विवाह का कारण आर्य समाज के प्रभाव को क्या किया जाता है, माना जाता है। फिर जल्दी ही प्रेमचंद के पिता का देहांत हो गया तथा परिवार की सारी आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारी थी वो किस पे आ जाती है, प्रेमचंद पे आ जाती है। और प्रेमचंद के दो पुत्र थे। प्रेमचंद के दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को पर्याप्त क्या करी थी, शिक्षा दी, लेकिन पुत्री को ज्यादा नहीं पढ़ा पाया और उसका जल्दी ही क्या कर दिया, विवाह कर दिया। क्योंकि उस समय जो बाल विवाह थे वो साधारण सी बात थी, सभी लोग बाल विवाह करते थे। ठीक है। प्रेमचंद की आरंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ हुई थी, मदरसे में हुई थी। और उन्होंने प्रारंभिक जो लेखन है वो भी किस में किया था, उर्दू में ही किया था। उनकी प्रारंभिक उपलब्धता जो थी, यानी कि उपलब्ध रचना है, वो आलिवर आलिवर कामा वेल है, आलिवर ग्राम वेल है कि जीवनी, जो कि सन कितने में हुई थी, 1903 में माना जाता है। यह निबंध जो है वो दया नारायण निगम के प्रसिद्ध पत्र जमाना में प्रकाशित हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जमाना में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। उनका जो पहला उपन्यास है हम खुरमा, क्या नाम है, हम खुरमा और हम सबाब, ये दोनों क्या है, उर्दू नाम है। कौन सा नाम है, उर्दू नाम है। तो ये चीजें याद रखिएगा। माना जाता है उनकी जो पहली कहानी है वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो कि कब आई थी, 1907 में आई थी। 1906 में उन्होंने हम खुरमा और हम सबाब लिखा, 1907 में इन्होंने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लिखा। और ये क्या थी, इनकी पहली कहानी थी, किसकी, प्रेमचंद की। ठीक है, प्रेमचंद की ये पहली इनकी क्या थी, कहानी थी। तो ये ध्यान रखिएगा। उनका जो पहली कहानी संग्रह सोजे वतन कब आया था, 1909 में आया था। और इस संग्रह में देश प्रेम की भावुक ललकार मिलती है। और कहते हैं कि सरकार ने यह जानकारी प्राप्त कर ली थी कि धनपत राय श्रीवास्तव, ये धनपत राय किसका नाम था, ये धनपत राय प्रेमचंद का ही नाम था। ठीक है। धनपत राय श्रीवास्तव और नवाब राय एक ही व्यक्ति हैं। तब तत्कालीन जिलाधीश ने प्रेमचंद को बुलाकर क्या किया, इनको डांटा और फटकारा तथा भविष्य में ऐसी कहानियां न लिखने की हिदायत देकर इस संग्रह को जब्त कर लिया। ठीक है, किसको, इस संग्रह को जब्त कर लिया। सरकारी नौकरी करते हुए अपने नाम से देशभक्ति का साहित्य लिखना प्रेमचंद के लिए अब संभव नहीं था। इसलिए पहले भी उन्होंने धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से लेखन नहीं किया। लेखन के रूप में वह नवाब राय नाम चुना और परंतु सरकार को पता चल गया, क्या किया,
इन्होंने धनपत राय के नाम से तो लिखा नहीं, अब लिखा इन्होंने किसके नाम से, नवाब राय के नाम से। जैसे ही लिखा तो क्या हुआ, सरकार को पता चल जाता है। तब फिर नए नाम की खोज हुई और उन्होंने अपने मित्र दया नारायण निगम से चर्चा की और प्रेमचंद नाम से लेखन करने का क्या किया, अब निर्णय लिया। पहले दो नामों से ये करते थे, किसे, एक धनपत राय और दूसरा था नवाब, ठीक है, दूसरा था नवाब राय, दो नाम से करते थे। फिर बाद में जब सरकार को मालूम चल जाता है इन दोनों नामों को ये हटाते हैं। आप कहते हैं कि अब इन दोनों नामों से नहीं करूंगा, अब करूंगा मैं प्रेमचंद के नाम से, ठीक है। तो प्रेमचंद के नाम से करते हैं और प्रेमचंद के नाम से बड़े घर की बेटी, किसकी, बड़े घर की बेटी, जो कि 1910 में कहानी पहली बार छापते हैं और इसके बाद सभी लोग प्रेमचंद को प्रेमचंद के नाम से ही क्या करते हैं, जानने लगते हैं, ठीक है। क्वींस कॉलेज जो कि बनारस से प्रेमचंद ने 10वीं की परीक्षा पास की थी। कहाँ से, बनारस में जो क्वींस कॉलेज है वहाँ से इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की और 1899 में प्रेमचंद ने सहायक अध्यापक की नौकरी प्रारंभ कर दी। उनका जो वेतन उस समय था यानी कि 1899 के आसपास ओनली 18 रुपये था, वो भी मासिक तय हुआ था। प्रेमचंद स्वयं लिखा है कि वे गणित में क्या थे, बहुत कमजोर थे, किसमें, गणित वाले विषय में। मिशन स्कूल चुनार से उनके शिक्षक जीवन का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था और कई शहरों में उनका तबादला हुआ था। बहराइच, उनका कई शहरों में क्या हुआ था, तबादला हुआ था। बहराइच, प्रतापगढ़ आदि स्थानों पर वे रहे हैं और बाद में क्या हुआ, महोबा चले गए, गोरखपुर, कानपुर में भी उनकी क्या हुई, नियुक्ति हुई थी। जुलाई 1902 में वे शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद भी गए और यहाँ उन्हें जूनियर सर्टिफिकेट टीचर की उपाधि मिली और इस उपाधि में लिखा है कि गणित पढ़ाने की योग्यता नहीं रखते हैं, ठीक है। ये जो इन्हें उपाधि मिली थी यानी कि जूनियर सर्टिफिकेट टीचर की जो उपाधि मिली थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ये गणित पढ़ाने की योग्यता नहीं रखते और ये बात सच भी थी क्योंकि ये गणित में क्या थे, कमजोर थे, ये खुद भी मानते थे इस बात को। तो चाल चलन संतोषजनक है और समय के पाबंद है यानी कि पंक्चुअल है ये। और धनपत राय अपना काम खूब मेहनत से और अच्छी तरह करते हैं। 1904 में प्रेमचंद ने उर्दू और हिंदी में स्पेशल वर्नाकुलर की परीक्षा क्या की, पास की, ठीक है। प्रेमचंद को पढ़ने का बहुत शौक था और उन्होंने स्वयं लिखा कि इस वक्त मेरी उम्र कोई 13 साल की रही होगी और हिंदी बिल्कुल न जानता था। उर्दू के उपन्यास पढ़ने का उन्माद था और मौलाना सरर, पंडित रतन नाथ सरसार, मिर्जा रुसवा, मौलवी मोहम्मद अली हरदोई निवासी उस वक्त के सर्वप्रिय उपन्यासकार थे और इनके जो रचनाएं जहाँ मिल जाती थी स्कूल की याद भूल जाती थी। पुस्तक समाप्त करके ही दम लेता था। उस जमाने में रेनाल्ड के उपन्यासों की धूम थी। उर्दू में अनेक अनुवाद धड़ाधड़ निकल रहे थे, हाथों हाथ बिकते थे। मैं भी उनका आशिक था। स्व हजरत रियाज ने जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि है और जिनका हाल ही में देहांत हुआ था, रेनाल्ड की एक रचना का अनुवाद हरम सरा के नाम से किया था और उसी जमाने में लखनऊ के साप्ताहिक अवध पंच के संपादक स्वर्गीय मौलाना सज्जाद हुसैन ने, जो हास्य रस के अमर कलाकार थे, रेनाल्ड के दूसरे उपन्यास का अनुवाद धोखा या तिलस्मी कानून के नाम से किया था। ये सभी पुस्तकें मैंने उस जमाने में पढ़ी और पंडित रतन नाथ सरसार से तो मुझे तृप्ति ही नहीं होती थी, ठीक है। उनकी सारी रचनाएं मैंने पढ़ डाली। उन दिनों मेरे पिता गोरखपुर में रहते थे और मैं वहीं, कहाँ पे, मैं वहीं यानी कि गोरखपुर में वहीं की मिशन स्कूल में 8वीं में पढ़ता था, जो तीसरा दर्जा क्या कहलाता था, तीसरा दर्जा यानी कि तीसरे में पढ़ते थे। रेती पर एक बुक सेलर बुधिलाल नाम का रहता था। मैं उसकी दुकान पर सारे दिन तो बैठ न सकता था, इसलिए मैं उसकी दुकान से अंग्रेजी पुस्तकों, कुंजिया और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लड़कों के हाथ बेचा करता था, ठीक है। जो कुंजी होती थी यानी कि जो की होती थी वो बेचा करते थे और इसकी एवज में उपन्यास दुकान से घर लाकर पढ़ता था। 2-3 वर्षों में सैकड़ों ही उपन्यास पढ़ डाले होंगे। जब उपन्यास का स्टॉक समाप्त हो गया तो मैंने नवल किशोर प्रेस से निकले हुए पुराणों के उर्दू अनुवाद भी पढ़े और तिलस्म ए होश रुबा के कई भाग भी पढ़े और इस बृहद तिलस्मी ग्रंथ के 17 भाग उस वक्त क्या हुए थे, निकल चुके थे और एक एक भाग बड़े सुपर रॉयल आकार के 2-2 वृक्ष 2-2 हजार पृष्ठों से कम न रहा होगा, ठीक है। इनमें से कितने भी मैंने कई पढ़े और जिसने जिसने इस बड़े ग्रंथ की रचना की उसकी कल्पना शक्ति कितनी प्रबल रही होगी, इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता था। पहले कहते हैं कि ये कथाएं मौलाना फैजी ने अकबर की विनोदार्थ फारसी में लिखी थी।
इसमें कितना सत्य है कह नहीं सकता, लेकिन इतनी बृहद तथा शायद इस संसार के किसी भाषा में हो, पूरी इंसाइक्लोपीडिया समझ लीजिए। एक आदमी ने तो 60 वर्ष के जीवन में उनकी पूरी नकल भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। रचना तो दूसरी बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद ने स्कूली शिक्षा के बाद स्व अध्ययन के द्वारा अपने ज्ञान का विस्तार किया और इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और उर्दू अंग्रेजी फारसी और उर्दू का ज्ञान था। लेखन का प्रारंभ उन्होंने उर्दू में किया, बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया और हिंदी में लिखने के बावजूद वे उर्दू में भी लिखते। इस तरह वे भारतीय भाषाओं के उन गिने चुने लेखकों में से एक थे जो हिंदी और उर्दू दोनों पर समान भाव से अधिकार रखते थे, और जिन्हें दोनों भाषाओं के लेखक अपनी परंपरा में क्या करते थे, शामिल भी करते थे। प्रेमचंद ने बीए तक की जो शिक्षा थी वो ग्रहण की, और महोबा में रहते हुए उन्हें क्या हुई, उनकी पदोन्नति हुई और वे अब स्कूल के क्या बन गए, इंस्पेक्टर बना दिए गए। यह समय भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी के स्थापित होने के पहले दौर का था। ठीक है, स्थापित होने के पहले दौर का था, और धीरे धीरे गांधी जी के देश के सर्वमान्य नेता बन चुके थे। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार करना भी प्रारंभ कर दिया था। और उस समय प्रेमचंद गोरखपुर में, कहाँ पे, गोरखपुर में नौकरी कर रहे थे। और 8 फरवरी 1921 को गांधी जी इलाहाबाद पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। स्वयं प्रेमचंद इस सभा में उपस्थित हुए और कहते हैं कि गांधी जी को सुनने के लिए 2 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे। महात्मा गांधी जी ने जनता से सरकार के असहयोग की अपील की, सरकार के असहयोग की अपील की, और इसका प्रेमचंद के मन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। और घर परिवार में पत्नी से सलाह करके उन्होंने 15 फरवरी 1921 में 8 फरवरी को क्या किया था, 8 फरवरी की सभा में इन्होंने भाग लिया था। और 15 फरवरी 1921 को सरकारी नौकरी से क्या कर दिया, त्यागपत्र दिया, यानी कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए वो इन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। ठीक है। नौकरी छोड़ने के बाद मुंशी प्रेमचंद महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ चले गए और चरखे का प्रचार करने लगे। फिर उन्होंने मारवाड़ी स्कूल, कानपुर, काशी विद्यापीठ आदि निजी संस्थानों में अध्यापकी की, परंतु वे कहीं भी एक जगह स्थिर होकर नहीं रह पाए। इस बीच उन्होंने पत्रकारिता का भी कार्य किया। कुछ दिनों तक उन्होंने मर्यादा का संपादन भी किया। स्थायी आमदनी के लिए प्रेमचंद प्रयासरत थे। इसी क्रम में उन्होंने जुलाई 1923 में बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की। कब? 1923 में सरस्वती प्रेस की स्थापना की। और इस प्रेस में प्रेमचंद ने 4500, माधव राय ने 2000 और बलदेव लाल ने 2000 और रघुपति साहब 2000 रुपये क्या करते हैं, लगाते हैं, यानी 4500, 2000, 2000, 2000। कुछ दिनों बाद प्रेमचंद 9500 रुपये में अकेले इस प्रेस को खरीद लिया। उससे हिस्सेदारों को उनके रुपए क्या कर दे, वापस कर दे। ठीक है। इसी प्रेस से बाद में प्रेमचंद ने हंस और जागरण को क्या किया, ये प्रकाशित किया। हंस और जागरण नामक 2 मैगजीन को प्रकाशित किया। प्रेमचंद ने उस समय की प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती में कहानी प्रकाशनार्थ भेजी, और पंचों में ईश्वर सरस्वती के यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शीर्षक को सुधार दिया। और जून 1916 की सरस्वती में पंच परमेश्वर शीर्षक से यह कहानी प्रकाशित हुई। और अब प्रेमचंद धीरे धीरे हिंदी साहित्य में आने लगे थे। वे अपनी रचना पहले उर्दू में लिखते थे तथा बाद में स्वयं उसे क्या करते, हिंदी में लिखते थे। हिंदी में जब वो सेवा सदन प्रकाशित हुआ तो हिंदी में संसार में धूम मच गई, और बाजार ए हुस्न को इतनी तारीफ उर्दू में कभी नहीं मिली थी। इस प्रकार या इस क्रम में प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास की रचना पहले हिंदी में की और तब उसे उर्दू में प्रकाशित करवाया। बाद की सभी रचनाएं इसी तरह पहले हिंदी में फिर उर्दू में आगे पीछे छपती रही, और वे हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं के मान्य लेखक के रूप में क्या हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है। सरस्वती प्रेस की स्थापना के बाद भी प्रेमचंद की आर्थिक परेशानियां दूर नहीं हुई। इसलिए वे दुलारे लाल भार्गव के गंगा पुस्तक माला लखनऊ में साहित्यिक सलाहकार बनकर गए। यहाँ उनका वेतन 100 रुपये मासिक तय होता है। और सितंबर 1924 से लेकर सितंबर 1925 तक प्रेमचंद लखनऊ में रहे। उसके बाद वापस लमई आते हैं और इसके 1.5 साल बाद मुंशी प्रेमचंद पुनः लखनऊ जाते हैं। इस बार उन्हें सुप्रसिद्ध हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादक बनाया गया। और प्रेमचंद
के साथ कृष्ण बिहारी मिश्र भी थे। यहाँ पर वे लगभग 6 वर्ष तक रहे और सरस्वती प्रेस बनारस से चल ही रहा था कि इस दौरान उनके जीवन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। 1924 में ही अलवर नरेश ने प्रेमचंद को अपनी क्या किया रियासत में बुलाया और उनका वेतन 400 रुपये प्रस्तावित किया तथा इसके साथ बंगला, मोटर और नौकर चाकर सबकी व्यवस्था की हामी भी भर दी। प्रेमचंद ने नम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। देख रहे हैं कितना महान है यार ये लोग। इसी तरह उन्होंने अंग्रेजी सरकार राय साहब का जो खिताब देना चाहती थी इसे भी उन्होंने क्या कर दिया, लात मार दिया, यानी कि अस्वीकार कर दिया। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में पुस्तक में इसका उल्लेख किया और प्रेमचंद हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के अच्छे लेखक थे और जानकार थे, अतः उनके मन में इन दोनों भाषाओं की एकेडमी बनाने की इच्छा रहती थी। मार्च 1927 में हिंदुस्तानी एकेडमी का उद्घाटन किया। कौन सी एकेडमी? हिंदुस्तानी एकेडमी का उद्घाटन किया और प्रेमचंद इसकी काउंसिल के क्या बने, सदस्य बने और इस एकेडमी ने प्रेमचंद को रंगभूमि उपन्यास पर 500 रुपए का क्या किया, पुरस्कार प्रदान किया और धीरे धीरे हिंदी संसार के प्रतिष्ठित लेखक हो गए और उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? जो रंगमंच भूमि है वो जो उपन्यास है उसके लिए इन्हें 500 रुपये पुरस्कार मिलते हैं और क्या होता है, रंगभूमि के लिए इनको 500 रुपये पुरस्कार मिलता है और इन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाने लगा। इसी दौरान जो प्रेमचंद है इन पर दो गंभीर आरोप भी लगे। अवर उपाध्याय ने क्रमिक लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि उनका उपन्यास रंगभूमि वेनिटी फेयर की नकल है तथा प्रेम आश्रम रिजरेक्शन की नकल है। इसी के साथ रामकृष्ण शुक्ल, सिलीमुख ठाकुर, श्रीनाथ सिंह और ज्योति प्रसाद निर्मल ने प्रेमचंद पर दो आरोप लगाए, एक कि वे ब्राह्मण विरोधी हैं और दूसरे कि वे घृणा के प्रचारक हैं। उस काल की हिंदी पत्रिकाओं में इन बातों की खूब चर्चा हुई और जनवरी 1928 की माधुरी में पंडित मोटेराम शास्त्री शीर्षक कहानी प्रकाशित हुई और इस कहानी पर किन्हीं शास्त्री जी ने प्रेमचंद पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया और यह मुकदमा खारिज हो जाता है। ठीक है। 1931 में प्रेमचंद ने माधुरी का संपादन छोड़ दिया। वही माधुरी जो ज्यादा हड़कंप मचा रही थी, अब उसका संपादन छोड़ देते हैं। मई 1932 में लखनऊ की नौकरी भी छोड़ दी और 8 अक्टूबर 1936 को क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका जो अंतिम उपन्यास था वो क्या था, मंगल सूत्र। इनका जो अंतिम उपन्यास था मंगल सूत्र, लेकिन इनको जो सबसे ज्यादा वो मिलता है, फेम मिलता है, वो किससे मिलता है, रंग भूमि से। किससे मिलता है, रंग भूमि से। ठीक है। तो आई होप कि आपको इनकी जो जीवनी है वो आपको समझ में आई होगी। ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और अगर आपको पढ़ना नहीं है तो आप चुपचाप अपने कान के पास लगाइए और इसे सुनिए, आपको चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी और अच्छा भी लगेगा। ठीक है।